जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो एनसीईआरटी की जो हमारी पॉलिटी वाली सीरीज चलेगी उसमें 7वीं क्लास की पॉलिटी का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 या अध्याय 2 कह लो। तो इस पार्ट का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो जो हमारा स्वास्थ्य है, जो जनता का स्वास्थ्य है, उसमें सरकार की क्या भूमिका रहेगी। देखो, इसने कुछ फ़ोटोज़ दिखा रखे हैं। ये पानी के लिए शायद लाइनें इकट्ठा हो रखी हैं। ये हॉस्पिटल की फ़ोटो है और ये भी किसी हॉस्पिटल की फ़ोटो है। इसके अलावा ये खाना है ग्रामीण इलाकों में और ये किसी दुकान है। तो चलिए देखते हैं। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि वे सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। ठीक है भाई, लोकतंत्र में क्या होता है, क्योंकि लोगों के द्वारा ही चुनी गई सरकार है, तो लोगों का लोगों के लिए लोगों के ऊपर ही शासन होता होगा। ठीक है, तो लोकतंत्र में लोगों ने ये अपेक्षा करी कि जो सरकार है, जो उन्होंने सरकार चुनी है, वो उनके मतलब कि उन लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे। वो उनको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करावे और स्वास्थ्य दे, रोजगार और गृह निर्माण, सड़कों के विकास, बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। चलिए आइए, स्वास्थ्य क्या है भाई। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, बिल्कुल। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। उपयुक्त कोलाज, कोलाज क्या हुआ है? अच्छा, कोलाज, ठीक है। जो फ़ोटो को जो है मतलब एक के साथ एक जोड़ दें मैं, जैसे ये जोड़ रखे हैं ना, ये फ़ोटो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इन फ़ोटो में से कुछ को ही आपने स्वास्थ्य के साथ जोड़कर देखा होगा। प्राय हम यह ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। मतलब घुटन भरी अवस्था कह रहा है कि हवा साफ ना हो, पर्यावरण में प्रदूषण हो। ठीक है, हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना, लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं हैं। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपकी मानसिक शांति नहीं होगी तब तक आप कितना भी अच्छा खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको जब वो शरीर में लगेगा ही, स्वस्थ आप हो ही नहीं पाएंगे। तो तनाव मुक्त रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। आगे देखो, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। भारत की स्वास्थ्य सेवाएं मतलब मैं क्या ही बोलूँ, सबको पता है भारत की स्वास्थ्य सेवाएं कितनी अच्छी हैं, अव्वल दर्जे की हैं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं को परीक्षण करें और यहाँ दी गई तालिका के प्रथम द्वितीय स्तंभों को में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवा की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,171 और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई है। 1950 से लेकर के 2000 तक तो संख्या कितनी बढ़ गई? 2,717 से लेकर के 18,218, मतलब लगभग 2×18, 9 गुना जनसंख्या, 9 गुना संख्या बढ़ चुकी है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सक पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। भारत के अंदर
विदेशों से भी लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयाँ निर्यात की जाती है। मतलब निर्यात मतलब कि हम अपने देश की दवाइयाँ दूसरे देशों में बेचते हैं। तीसरा सबसे बड़ा देश है विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने के मामले, ठीक है। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया की लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट दर्ज होती है। यह संख्या कम ही नहीं हो रही है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारण बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में 21% जल जनित होती हैं, हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस, ठीक है। तो भारत की स्थिति कहाँ हम बेहतर समझ रहे हैं जब ये पानी तक पीने का नहीं है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। अल्प पोषण का मतलब ये नहीं होता कि पेट भर गया। पोषण का मतलब होता है कि पोषक तत्व शरीर को मिलते रहें, अच्छे विटामिन मिलें, अच्छे तरह के सभी विटामिन हो गए, प्रोटीन, कैल्शियम और ये सब चीज़ें। बीमारी से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, ठीक, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत होती है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हम इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, जब हम बीमार हो रहे हैं तो इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देखो, भारत में ना तो डॉक्टरों की कमी है, ना ही दवाखानों की और ना ही अस्पतालों की कमी है। लेकिन बात यह है कि सरकारी अस्पतालों के हालात आप सभी को पता है और प्राइवेट अस्पतालों के हालात भी आप सभी को पता है। प्राइवेट अस्पतालों में जाओगे तो गरीब आदमी इलाज करा नहीं सकता। मालदार आदमी के 10 रुपये लगने होंगे तो अस्पताल वाले उससे 10 के 100 वसूल लेंगे और वो दे भी देगा। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सार्वजनिक वाले मतलब सरकारी। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है। या घंटा समर्थ है? कोई समर्थ नहीं है, यह सब किताबी बातें हैं। असल में जिम्मेदार सरकार नहीं है, जिम्मेदार जनता खुद है। दोनों साइड से होता है, डिमांड एंड सप्लाई। जनता जिस चीज़ की डिमांड करेगी सरकार उसी चीज़ की सप्लाई करेगी। जब डिमांड है, जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद और ये सब भेदभाव की डिमांड होती है जनता की तरफ से, तो सरकार उसी चीज़ की सप्लाई करती है। जिस दिन यहाँ वोट इन सबसे ऊपर उठकर डेवलपमेंट के नाम पर वोट डाले जाने लगी तो उस दिन सरकार भी इन चीज़ों की सप्लाई बंद कर देगी। इस नफरतीबाजी को जो सैकड़ों और हज़ारों गाँवों में फैली हुई है वो देखभाल करने में समर्थ है। सरकार सैकड़ों और हज़ारों गाँवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। बिल्कुल, उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। बिल्कुल सत्य बात है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानें। देखो, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जो मुझे लगता है, मेरे व्यक्तिगत राय में, इसका सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या। उसके बाद में जनता का वोट देने का जो कारण है, वो वोट देने का कारण या वोट देने का नज़रिया कि जनता किसके नाम पर वोट दे रही है। हम सभी को पता है बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें 5,000, 2,000, 3,000 रुपये के नाम पर वोट दे देती है जनता। तो वो जो पैसे दिए गए हैं वो कहाँ से निकाले जाएंगे? वो जनता की जेब से वसूले जाएंगे, या फ्री के राशन के नाम पर, या बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। और तो जनता को खुद समझना होगा कि आप देश को ज़रूरत है एक होने की, देश की जनता को ज़रूरत है एक होने की और ये देश को बदलने की, बचाने की। ये देखिए, सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़ा होकर इंतजार करना पड़ता है। हकीम शेख की कहानी। हकीम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के
एक सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। ठीक है। 1992 में एक शाम चलती ट्रेन से गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। उनकी हालात बहुत नाजुक थी। पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, जब उनकी हालात बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी, उन्हें कलकत्ता के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर ही खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, परंतु किसी भी अस्पताल ने उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। भर्ती करने से उन्हें जिन अस्पतालों ने इनकार कर दिया था ना, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले हो, कैसे हो? देखो, अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं, ये तो बता दिया आपने। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, ये भी बता दिया आपने। अमन का नहीं है, पर इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताते कि अमन कितने भाई बहन हैं और रंजन कितने भाई बहन हैं। अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि जो थोड़े पैसे वाले, जो अमीर ख़ानदान के लोग हैं, उनके घर में 1-2 बच्चे मिलते हैं, और जो गरीब ख़ानदान के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके घर में 8-8, 10-10 बच्चे मिलते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों। जनरल के डिब्बे में आप एक बार सफ़र कर लीजिए, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जनरल के डिब्बे में इतनी भीड़ मिलेगी, वो भीड़ इस वजह से नहीं, उसका भीड़ का एक इकलौता कारण ये नहीं है कि रेलवे व्यवस्था ख़राब है। उस भीड़ का एक मुख्य कारण यह भी है कि जनसंख्या वृद्धि। एक एक लेडी के पास 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं। तो आप समझिए, मान लीजिए एक लेडी के पास 5 बच्चे हैं, वो 5 बच्चे आगे और 5-5 बच्चे बनाएंगे, तो इन्होंने तो 5-5 25 बच्चे बना लिए। फिर उसके बाद में वो 25 आगे और 5-5 बनाने लगे, तो 25-5 125 लोग, एक पूरा कॉलोनी तो एक घर में ही तैयार होगी, सिर्फ 2 ही पीढ़ियों में। हमारे एक मित्र हैं, वो जिला बुलंदशहर के रहने वाले हैं, तो बता रहे थे कि उनके गांव में एक परिवार है, वो उनके परिवार में 12 बच्चे हैं। आप समझिए, 12, ये 12 बच्चे आगे और 12 बच्चे पैदा करेंगे। 12 भी नहीं तो 10 बच्चे भी पैदा किए इन्होंने, तो 12-12 में 144, लगभग 120 बच्चे एक ही जनरेशन में पैदा कर देंगे वो लोग। और ये 120 बच्चे आगे और 10-10 बच्चे पैदा करेंगे, तो 1200 बच्चे हो जाएंगे। आप समझिए, 2 जनरेशन में 1200 बच्चे। 1200 बच्चों का मतलब है एक पूरा शहर या 3-4 गांव, छोटे मोटे गांव मिलकर रखे हुए। तो आप समझिए, इसमें सरकार की गलती नहीं है, जिम्मेदारी खुद ही लेनी हो। अब ये बताइए, ये 1200 बच्चे हैं, इनके खाने के लाले होंगे इनके घर पे, लेकिन ये 1200 बच्चे में से अगर मान लीजिए 20 बच्चे भी बीमार हो गए हैं, तो 20 बच्चे बीमार होकर अस्पताल जाएंगे, तो अस्पताल कहाँ से इनका बोझा उठा पाएगा? बताइए। फिर ये 20 बच्चे कहेंगे यार अस्पताल ख़राब है, सरकार ख़राब है। सरकार है भैया, ठहर जाओ, कुछ जिम्मेदारी तुम भी निभाओ। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी। अच्छा, अस्पताल कहाँ से आ गया? ठीक है। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? मुझे वायरल बुखार हो गया था अमन, और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था, मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए थे, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी, मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि भाई एक प्राइवेट अस्पताल है ये, और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को देखने से पहले ही पता है, वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ़ सुथरा था, जगमगा रहा था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? ये जो नर्स हैं, जो महिला है, जो इनका ब्लड सैंपल ले रही है बच्चे का, ये दर्द ना हो इसके लिए उनका ध्यान जो है किसी अन्य तरफ घुमाने की कोशिश कर रही है। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम से करने को कहा।
हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। यह सफ़ेद वाली सोने से पहले। यह शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। ऐसा डॉक्टर साहब ने उस बच्चे को बताया। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। बिल्कुल यार, मैं बता रहा हूँ, आप सरकारी अस्पताल में देखोगे, वहाँ जो डॉक्टर है ना, उनकी हालत देखो, इतने मरीज आते हैं, वो लोग भी क्या ही करेंगे। इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा फिर उनको जब इतने सारे मरीज आएंगे, बहुत ज़्यादा। तो जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए थे? वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा, जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था। वहाँ भी बहुत भीड़ भड़क्का था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी उस दिन वहाँ पर। मुझे उसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी कराओ। अच्छा, दूसरे डॉक्टर ने कहा, इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं, बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है, बस और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्चा हो गया। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। एक सार्वजनिक, मतलब कि जो सरकारी अस्पताल वगैरह हो गए। एक निजी, मतलब प्राइवेट अस्पताल। चलो आ जाओ। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। सार्वजनिक मतलब सरकारी अस्पताल, ठीक है। इसके अंदर स्वास्थ्य सेवा केंद्र और अस्पताल आते हैं। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे यह शहरी व ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियां, उन सभी का इलाज प्रदान करें। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। भाई, गांव के लेवल पर बहुत बड़ा अस्पताल ना हो तो वहां पर एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र होगा। वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में क्या होगा, एक नर्स हो जाएंगी, एक दो ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहेंगे, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल छोटी मोटी खांसी जुकाम हो गई या इस टाइप की सामान्य बीमारियां हो गई, उनके इलाज के लिए वो वहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं कि भाई छोटा सा मोटा खांसी जुकाम हो गया तो बता देंगे कि आप ज़्यादा घूमे फिरे नहीं, थोड़ा रेस्ट करें, गर्म पानी पिएँ, काढ़ा लें और ये दवाई लेना, जो फर्स्ट एड टाइप का कह लो, ठीक है। और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, जो बड़ा अस्पताल होगा, उसका जो डॉक्टर साहब होंगे उनकी देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जो गाँव में भैया जो एक छोटे मोटे केंद्र होंगे, जो स्वास्थ्य केंद्र, वो कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा कर देंगे। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और एक ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। बिल्कुल, बहुत थे, मतलब हाकिम शेख सरकारी अस्पताल में गए थे, तो ऐसे भी सरकारी अस्पताल है। मतलब इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकारी सेवा इस बहुत सारे कारणों से इसको कहा जाया करें। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं, ठीक है। मतलब सार्वजनिक उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो जिस पैसे से वो अस्पताल बने हैं या जिस पैसे से उनमें सेवाएं दी जा रही हैं वो टैक्स के पैसा, और टैक्स तो सभी लोग देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सुविधाएँ सभी के लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी अपना इलाज करवा सकें। बिल्कुल। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियां जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है।
अक्सर आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों में टीके लगे रहे हैं, अलग अलग तरह के टीके, ठीक है। अब जो ये बीमारियां हैं, दस्त, हैजा, चिकनगुनिया, ये सब, इन सब को रोकने का इनका दायित्व होता है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट जाती है, पर ये रिपोर्ट बनाते हैं भाई आज इतने मरीज आए, कौन सी बीमारी के इतने बीमारी के आए, ठीक है, हैजा फैजा। फिर इसकी इंटरनेशनल लेवल पे हम मान लो एक समय था जब पोलियो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रहा था, लेकिन आज पोलियो मुक्त भारत जो है घोषित हो चुका है। क्यों? क्योंकि पोलियो के जो है वो मतलब जो सरकारी अस्पताल है उनसे जो डेटा जाता है, उनके दिए गए डेटा में एक भी पोलियो का मरीज़ आया ही नहीं होगा। जब नहीं आया होगा तो इन्होंने कहा कि भाई चलो अब जो है पोलियो के मरीज आने बंद हो गए हैं, एक तो अब पोलियो मुक्त जो है भारत को घोषित करें। तो इनका डेटा जाता है ऊपर, उस डेटा के आधार पर कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत होती हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है दिखाई जाती हैं। तो अन्यथा यह असफल हो जाएगी। क्या असफल हो जाएगी? जो व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, जो मतलब बीमारियों को रोकना है और उसके लिए अस्पताल वगैरह बनाना और बीमारियों को रोकने के लिए जो भी व्यवस्था करनी है वो सरकार करेगी, लेकिन खुद से थोड़ी ना करेगी, सरकार लोगों के सहयोग से करेगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घरों की छतों पर आदि पर पानी एकत्र ना होने दें, ठीक है, पानी इकट्ठा ना हो। हकीम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। देखो ये यहाँ लिख रहा है सरकार का प्राथमिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उनसे उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज प्रदान नहीं कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसके जीवन मतलब उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही। बिल्कुल। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो भाई जो हकीम शेख साहब थे, जो ट्रेन से गिर गए थे, उसके बाद में उनके सिर में चोट लग गई थी। जब उनके सिर में गंभीर चोट लग गई तो उनको सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। 8-9 सरकारी अस्पताल में वो गए, 14 घंटे के अंदर उनको सरकारी अस्पताल ने भर्ती नहीं किया। अंततः वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनका इलाज हुआ, बहुत खर्चा आया। खर्चा आने के बाद वो जब ठीक हुए तब वो ठीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई मैं इतने सारे सरकारी अस्पतालों में घूमा, मेरे टैक्स का पैसा कहाँ है? अगर मुझे सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मेरा इलाज नहीं हो रहा, तो मेरे टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा? तो भैया सुप्रीम कोर्ट के में जब वो गए तो सर ये फिर उसके बाद का ये कथन है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब अदालत ने कहा कि सरकार का कर्तव्य है ये मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं देना। अस्पतालों ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हकीम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं, आरएमपी। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं भी हैं, लेबोरेटरी जहां ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे, जो परीक्षण करती हैं, जो टेस्ट करती हैं, वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। तो वो ऊपर हमने चीज़ देखी थी सार्वजनिक, ये जो ऊपर वाला ये हिसाब किताब था, ये सारा सार्वजनिक वाला था, ठीक है। ये सब सार्वजनिक के बारे में बताया। अब ये निजी के बारे में मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बता रहा है कि प्राइवेट क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्राइवेट में वही चीज़ें होंगी, वही डॉक्टर होंगे, ठीक है। निजी उन डॉक्टरों के अपने प्राइवेट जो है दवाखाने होंगे, ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं और शहरी क्षेत्रों में बड़े डॉक्टर मिले गए, ठीक। अब बहुत से स्पेशलिस्ट भी होंगे, स्पेशल सेवाएं निजी रूप से चलाए जाए। जो अस्पताल प्राइवेट अस्पताल हैं वो और नर्सिंग होम भी हैं, उसके अंदर लेबोरेटरी भी हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं, मेडिकल स्टोर कह रहे हैं जिनको, ठीक है। तो आगे देखो भाई, कहाँ से आगे है अगले पेज पर। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीज को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकान देखी जा सकती है।
स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? चलिए आइए बताते हैं, ये डिब्बा पढ़ लेते हैं। भारत आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता का है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन, अब ये क्या चीज़ है भाई जेनरिक नाम? अभी बताता हूँ क्या है। मान लो आपको दवाई लेने गए, ठीक है, उदाहरण के तौर पे एक टैबलेट आती है यूडी-लिव 300। अब ये जैसे आपके लीवर में कोई दिक्कत हो, खाना हजम नहीं हो रहा हो, पाचन खराब हो गया हो, या कई बार एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है लीवर पे, एचजीपीटी एचजीओटी वगैरह बढ़ जाएगा। अब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे ये समस्या नॉर्मल कभी कभी हो जाएगा, तो मेरे को डॉक्टर हर बार ये यूडी-लिव ही लिखेगा। अब यूडी-लिव के अंदर जो साल्ट हैं, अब ये जो टैबलेट आए करें, ये 15 गोली, ये बहुत महंगी हैं, 15 गोली इसकी 600-700 रुपये की आए करें। ठीक है, अब यही यूडी-लिव अगर किसी और इसके अंदर जो साल्ट होंगे, ये जिस कंपनी का होगा 600-700 रुपये का, यही यूडी-लिव 400 रुपये की मिल जाएगी। जो इसके अंदर साल्ट है किसी और कंपनी की मिलेगी, नाम उसका अलग होगा लेकिन उसके अंदर साल्ट वही होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि काम वही करेगी क्योंकि इसके अंदर इन्ग्रेडिएंट्स जो हैं, जो साल्ट हैं, वो वही है, बस कंपनी और उसका नाम बदल दिया है। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि जो अंदर का साल्ट है ना, उसका नाम लिखो, जेनरिक नेम लिखो उसका, ना कि दवाइयों का नाम। ठीक है, तो ये कह रहा है स्वास्थ्य सेवा समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण मतलब लोन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भैया जो भारत में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहाँ पर जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट सर्विसेज है, वो बढ़ रही हैं। ठीक है, लेकिन सार्वजनिक जो सेवाएं हैं वो नहीं बढ़ रही, जो सरकारी सेवाएं हैं वो नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि सरकार तो भैया बिजी है अपनी जेबें भरने में। मैं इस सरकार की नहीं, हर सरकार की बात कर रहा हूँ, हर नेता की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी सरकार हो। ठीक है, कभी बीजेपी मतलब तत्कालीन सरकार जो है वो नाराज़ हो जाए, तो उन्हें ब्याज लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं। कुछ निजी मतलब कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको भैया और अधिक उनकी कमाई हो जाए तो वो ऐसे कार्यों को और ज़्यादा जो है मोटिवेट करेंगे कि नहीं आप ब्याज ले लो, एक बार ठीक हो जाएंगे नहीं फिर सारा पैसा उतार देना, तो मोटे मतलब लोन ले लो मोटे ब्याज पर, जो सही नहीं है बिल्कुल। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि भाई कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट डॉक्टर ऐसा करेंगे पैसा कमाने के लिए कि जहाँ एक गोली से काम चल सकता है वहाँ साला 10 गोली लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है अक्सर। अब मुझे एक बार समस्या हुई थी, वही जो मतलब पेट में लीवर में दिक्कत वगैरह जो होती है। ठीक है, तो मैं गया, मैंने जो आंवला जूस वगैरह पीना स्टार्ट करा डॉक्टर के दिखाने, क्योंकि ज़्यादा हो गई थी, उल्टी वगैरह लगने लगी थी। तो डॉक्टर ने दवाई दी मुझे 7 दिन की, तो मैं जो है दवाई मैंने 2 दिन खाई, मुझे थोड़ा क्या काफ़ी आराम लग गया 2 दिन। अब मेरे घर वाले भी पीछे पड़ रहे कि नहीं खा ले, तो मैंने जो है बाकी 5 दिन की दवाई नहीं खाई। मैंने आंवला जूस, अपना जो देसी वाला इलाज है, आंवला जूस पिया और खाना खाने के बाद में थोड़ा सा चलना, आधा पौन घंटा चलना स्टार्ट करा और सुबह को खाली पेट आंवला जूस डेली, शाम को रात को सोते वक्त आंवला जूस या त्रिफला पाउडर, मतलब ये देसी इलाज, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे को ये 5 दिन की दवाई खाने की ज़रूरत ही ना पड़ी। तो आगे देखो, तथ्य यह है कि भाई जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। जो मतलब जो जितनी भी जनसंख्या है उसके सिर्फ 20% लोग ही हैं जो आवश्यक दवाइयाँ खरीद पाते हैं, सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। बिल्कुल, आप मान लो 2 लाख रुपये महीने के कमा रहे हो, ठीक है, और एक व्यक्ति है जो 50,000 रुपये महीने के कमा रहा है। ठीक है,
तो इस 2 लाख रुपए महीने कमाने वाले के घर में कोई शख्स हो गया बीमार, वो भैया बीमारी में बहुत, और ये 50,000 वाला ये स्वस्थ है बिल्कुल कतई, तो ये ज़्यादा बढ़िया है ना। इसका 2 लाख का करोगे क्या, जब वो जो है मतलब कि आपके जो है बहन बेटियों का इलाज भी नहीं करवा पाए, ठीक है। तो इस 2 लाख रुपए का करोगे क्या। ये 50,000 रुपये कमाने वाला ज़्यादा सही है। जो घर में परिवार में कोई आपका भाई बहन या कोई भी सदस्य है, यदि उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी दवा डॉक्टर के यहाँ जाने की, तो उसमें 2 लाख रुपये वाला जो है अपनी आधे ज़्यादा तनख्वाह तो डॉक्टरों की दे देगा, ठीक है। आगे देखो, एक अध्ययन में यह पाया गया है कि लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेच देते हैं। कुछ संपत्ति बेच देते हैं, कुछ संपत्ति से मतलब ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन वमीन बेचें, घर की कुछ अन्य संपत्ति, बर्तन भी बेच सकते हैं या कुछ और भी। खैर, गरीब लोगों के लिए परिवार में हम हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। गरीब लोगों में भैया जब एक ऐसा नहीं है कि बीमारी आ गई उसका इलाज करवा लिया तो सब नॉर्मल हो गए, नहीं, वो बीमारी दोबारा आ जाए। क्यों? क्योंकि उनको खाने पीने का तो बढ़िया व्यवस्था हो नहीं पाती, अच्छा पोषण मिल नहीं पाता। तो जब पोषण नहीं मिलेगा शरीर बीमार हो जाएगा। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो यार महाराज, देश की जनसंख्या, हाथ जोड़ के निवेदन है, जनसंख्या को नियंत्रित कर लो। अपने देश का बहुत नुकसान हो रहा है, अपने देश के हालात बहुत ख़राब हैं। जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इन नेता लोगों के लिए फ़ायदा है, क्योंकि इनको तो दंगे वगैरह करवाने में या जो भी भीड़ लेके जाने में या सभा करने में, इनके लिए तो आप सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह हो। और आप खुद देखो, 12-12 बच्चे पैदा करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह बस खाओ, सोया, खाया पिया, सो गए, और कुछ मतलब नहीं है जीवन का। और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी में होने वाले खर्चे से उनके हालात और भी ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी केवल पैसा ही नहीं लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। देखिए, ये कोई महिला है, ये प्रेग्नेंट है, तो इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। बताइए, ये हालात हैं इस देश के। और देखिए, ये साइकिल से जा रहे हैं बेचारे, साइकिल पर ये नहीं बैठ सकते। तो ये देश के हालात हैं। अब देखिए, ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आता है। चलो, ये जीप तो है, लेकिन कहाँ है जीप? हमारे इलाके में तो है नहीं यार ऐसी कोई जीप। क्या किया जा सकता है? हमारे इलाके में जीप बेशक नहीं है, लेकिन और वैसे जो क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हैं, सरकारी अस्पताल वगैरह, एक महिला का अलग सरकारी अस्पताल है, पुरुषों का अलग सरकारी अस्पताल, 2 है बल्कि पुरुषों के, मतलब पुरुषों का अलग नहीं, वो एक कॉमन सरकारी अस्पताल है और एक महिला का अलग है, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जीतना जीवन की आधारभूत सुविधाओं और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि हमारे देश में जो लोग हैं उनकी स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब स्वास्थ्य की दशा जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा तो है नहीं, वो बहुत ही ख़राब चल रही है, अच्छी नहीं है। अब ये सरकार का दायित्व बनता है कि वे अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को, जो अच्छी क्वालिटी वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। लेकिन फिर भी क्या होता है कि लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी निर्भर करें, ठीक है। स्वास्थ्य दशा में सुधारने के लिए फिर दोनों पक्षों को आना पड़ेगा। सरकार तो करेगी ही करेगी, लेकिन जनता भी तो करे।
अगर सरकार एक लिमिट में ही तो कर सकती है, जनता इतने सारे बच्चे पैदा कर लेगी और सबके सब बीमार हो जाएंगे, फिर एक साथ पहुंच जाएंगे अस्पताल में, तो सरकार एक साथ क्या करेगी। केरल का अनुभव, 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन की। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। जो पूरा बजट था राज्य का, उसका 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई। अब यार एक चीज़ देखो, सरकार या कोई भी है जो पानी अगर साफ मिलने लगा, पानी दे भी रही है, तो बहुत सी जगह आम आदमी की बात कर रहा हूँ, आम जनता, पानी खुला छोड़ देंगे, वो पानी वो बह रहा है, वो बहता रहेगा। स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किए गए। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें मतलब आप इस पर लॉग ऑन करके वो जानकारी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हुआ। ठीक है, केरल राज्य को गुलाबी रंग से दिखाया गया है। ये यहाँ पे केरल आया कह रहा है। अच्छा ठीक है, आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उसकी कार्यपद्धति को जानें। कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका एक अन्य देश है। ठीक है, तो कोस्टा रिका एक अन्य देश है। उसके अंदर क्या है, कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके संविधान में निहित है कि कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश को स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान एक शिक्षा का जरूरी भाग है। ठीक, भारत में तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सेना तो रखनी पड़ेगी यार। भारत एक बड़ा देश है और महत्वपूर्ण भी। ठीक है, तो चलिए इससे आगे का अगली वीडियो में कराते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।